ऋषभ की आवाज़ सुनकर सुनी अब खामोश हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी नज़रों के सामने ऋषभ का गुस्से वाला चेहरा घूमने लगा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर राशि इस वक्त उसके साथ होती तो वह कम से कम कुछ बोल तो पाती। ऋषभ झल्लाकर बोला, मुंह में जुबान नहीं है या कान खराब हैं? सुनी ने सोचा कि कुछ ना बोल, चुपचाप जलील होने से अच्छा है कि मैं बोल ही जाऊं। इस बार हिम्मत कर वह बोली, हेलो सर, हम बोल रहे हैं। पहले तो लड़की की आवाज़ सुनकर ऋषभ चौंक गया कि यह कौन है। फिर बोला, हम कौन? आवाज़ तो एक की ही आ रही है। सुनी ने अब धीरे से कहा, हम एक ही हैं सर। ऋषभ सोचने लगा कि कहीं किसी रिश्ते वाली का फ़ोन तो नहीं है। फिर अगले ही पल उसे आवाज़ जानी पहचानी लगी। वह सोच में पड़ गया कि कहाँ सुनी है ये आवाज़। उसे चुप देखकर सुनी ने कहा, हम बोल रहे हैं सुनी। ऋषभ को अब सब याद आ गया। वह समझ नहीं पाया कि वो उसे क्यों फ़ोन कर रही है। शायद शादी वाली बात छिड़ेगी। यहाँ अगर किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सबको पता पड़ जाएगा कि वह कैसे बलि का बकरा बना था बेंगलुरु में, और फिर सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। वह अनजान बनकर बोला, सुनी? कौन सुनी? सुनी यह सुन कुछ उदास हो गई कि मेजर सर ऐसे कैसे उसे भूल गए। फिर याद आया कि उसने अपना पूरा नाम तो सर को बताया ही नहीं। भला उसने कैसे सोच लिया कि ऋषभ सर उसे सुनी के नाम से ही पहचान जाएंगे। कुछ वक्त की ही तो मुलाकात थी, वो कोई दोस्त थोड़े है सर की। सुनी ने इस बार सादे शब्दों में कहा, हम डॉक्टर तेजस्विनी बोल रहे हैं, बेंगलुरु में मिले थे आपसे, याद आया? ऋषभ दिमाग पर जोर डालने का नाटक करते हुए बोला, ओह अच्छा, तो मेरी बिना शादी की बीवी को मेरी याद आ ही गई। सुनी, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं सर। ऋषभ ने टाइम देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। वह सोच में पड़ गया कि ये लड़की इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रही है। कहीं ये इसकी फिर से कोई शरारत तो नहीं? पिछली बार ही काफ़ी रायता फैलाया था इसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर। दूसरा, वह सपने से भी काफ़ी परेशान हो गया था तो बोला, तुमने मुझे इस वक्त फ़ोन क्यों किया? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि यह सोने का टाइम है? यूँ आधी रात मुझे फ़ोन करने का क्या मतलब है तुम्हारा? सुनी, हम जानते हैं सर कि टाइम गलत है, पर हमारा इरादा इस बार सही है। हम आपको अपने बारे में बताना। ऋषभ उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही बोला, तुम पहले ये बताओ कि मेरा नंबर तुम्हें मिला कहाँ से? कैसी लड़की हो तुम? जरा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। पहले मेरी बीवी बनकर पेट नहीं भरा कि अब मेरा नंबर भी चुरा लिया। जरूर यह काम तुमने तुम्हारी उस क्राइम पार्टनर के साथ मिलकर किया होगा। कहाँ है वो? दो उसे फ़ोन, अभी उसे भी अच्छे से सुनाता हूँ। जरा भी गिल्ट नहीं है तुम लोगों में। जो कांड बेंगलुरु में किया था उसके बाद तो कोई शरीफ लड़की मुझे दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती, लेकिन तुम देर रात मुझे फ़ोन कर रही हो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? सही कहते हैं लोग कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। एक आर्मी ऑफिसर तक सेफ नहीं है तो आम लोग कैसे होंगे? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अच्छे घर से आता हूँ, इसीलिए अभी तक तमीज़ से पेश आ रहा हूँ। पर तुम ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हो। ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? सुनी हैरान थी। सर, आप बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें सच बताना है आपको कि हमने क्यों किया ऐसा। ऋषभ, तुम्हारा सच भी तुम्हारी तरह झूठा होगा। कुछ नहीं सुनना मुझे। बेंगलुरु की बात बेंगलुरु में ही खत्म हो चुकी है। उसे दोबारा मत उठाओ और अब फ़ोन मत करना, समझी? ऋषभ ने कॉल कट कर दी और बिस्तर पर बैठ गया। सुनी ने उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन ऋषभ ने कॉल कट कर दी। यह अभी भी फ़ोन कर रही है। हिम्मत तो देखो लड़की की। ऐसा करता हूँ, इसका नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। ऋषभ ने सुनी का नंबर ब्लॉक कर दिया और आराम से सो गया। सुनी ने एक बार फिर से ऋषभ को फ़ोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई? एक बार हमारी बात तो सुन लेते। बिना बात हमें कितना सुना दिया। क्या हम ऐसी लड़की दिखते हैं जो किसी लड़के का पीछा? कहते कहते वह रुक गई। वह जल्दी से उठकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। नहीं यार, हम तो कितने मासूम लगते हैं।
फिर मेजर सर को ऐसा क्यों लगता है? अरे हमारी शराफत की तो पूरा लखनऊ मिसाल देता है, और एक ये सर हैं जो हमें बिना बात विलेन बनाने पर तुले हुए हैं। ये सब ना इस राशि की वजह से हुआ है। हमारी जिंदगी में तूफान ला खुद आराम से सो रही है। अभी बताते हैं इसे। सुनी एक बाल्टी पानी भर के राशि के कमरे में पहुंची, जहां वो आराम से सो रही थी। सुनी, तुम्हारी वजह से हमें इतनी जली कटी सुनने को मिली। अभी बताते हैं तुम्हें। कहते हुए उसने सारा पानी राशि पर डाल दिया। राशि हड़बड़ाकर उठ बैठी और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी नज़र अब सामने बाल्टी लिए खड़ी सुनी पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। राशि यह देख होश में आई और बोली, अबे पागल है क्या? ये क्या किया तूने? मुझे लगा कि मैं समुद्र में डूब रही हूँ। सुनी, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारा, लेकिन तुम दोस्त हो इसलिए चुप हैं। आज फिर तुम्हारी वजह से मेजर तूफान ने हमें कितनी जली कटी सुनाई है। कहते हुए मायूस सी बिस्तर पर एक और बैठ गई। राशि चौंकी। क्या मतलब? सुनी सुबकने लगी। हमने अभी उन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने हमें फिर से डांट लगा दी। कहने लगे कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, क्या हम तुम्हें ऐसी लड़की लगते हैं? राशि उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। ना भूरी चिड़िया, तू तो बहुत समझदार है। सुनी, यही तो, ये बात उन्होंने हमारे बारे में बोली। अगर तुम्हारे बारे में कहते तो समझ में आता, क्योंकि तुम शक्ल से ही ऐसी लगती हो। राशि चौंक कर उसे देखने लगी। सुनी, क्या हम चिपकू हैं? राशि फिर मना करने को हुई कि सुनी दोबारा बोली, तुम्हारा कहते तो समझ में आता, क्योंकि तुम लगती हो ऐसी। राशि अब नाराजगी से सुनी को देखने लगी। सुनी, उन्हें लगता है कि हम लड़कों को छेड़ने वाली लड़की हैं। अगर तुम्हारे राशि, बस बस, तू बहुत शरीफ लड़की है। मेजर सर को तेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लफंगी, छिचोरी, नालायक वगैरह मुझे कहते तो समझ में भी आता, क्योंकि मैं ऐसी ही लगती हूँ ना। सुनी, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। राशि का मन किया कि सुनी का गला दबा दे। उसकी नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी तो दंग रह गई। रात के 1:30 बज रहे थे। 1 मिनट, तूने मेजर तूफान को फ़ोन किया था? सुनी, हाँ। राशि, इसका मतलब तूने उनसे अभी बात की? सुनी, हाँ, कोई 10 मिनट पहले, लेकिन उन्होंने हमें डांट दिया। राशि ने सिर पीट लिया। तूने इस वक्त फ़ोन क्यों किया मेजर तूफान को? यह कोई वक्त है भला किसी को फ़ोन करने का? अरे कौन सी शरीफ लड़की किसी लड़के को रात के इस वक्त फ़ोन करती है? सुनी, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि रात को बात कर लेना। राशि, अबे पागल, मैंने रात के 9-10 बजे तक फ़ोन करने को कहा था, रात के 1:30 बजे नहीं। जब ऐसे टाइम पर फ़ोन करेगी तो यही प्रवचन सुनने को मिलेंगे ना। सर सो रहे होंगे, वे तेरे फ़ोन को देखकर चौंक गए होंगे। सुनी, यह तो हमने सोचा ही नहीं, बस बात करनी थी तो फ़ोन कर दिया। राशि, कोई बात नहीं, कल सुबह बात कर लेंगे। सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। राशि, अब क्या हुआ? सुनी, उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और दोबारा उन्हें ना फ़ोन करने की चेतावनी भी दी है। राशि मुस्कुरा दी। तू टेंशन ना ले, मेरा नंबर तो ब्लॉक नहीं है ना। मैं उन्हें इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद तेरा नंबर अनब्लॉक कर तुझे फ़ोन करेंगे। सुनी, नहीं नहीं, इस बार हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, वरना पता पड़ा कि असली में हमें आर्मी से निकाल दिया गया है। राशि, चल अब सोने चलते हैं तेरे कमरे में। सुनी, तुम हमारे कमरे में चलोगी? तुम्हें पता है ना कि हमें किसी के साथ बिस्तर पर नींद नहीं आती। राशि, अच्छा, और जब यह बाल्टी भर पानी मेरे बिस्तर पर डाला था तब नहीं सोचा था? मौली और तारा मौली के कमरे में बैठे रात में मूवी देख रही थी। तारा, यार यह लेट नाइट मूवी का अपना अलग ही मज़ा है। मौली, हाँ, अब मुझे बैंक में उबासी आती रहेगी। कल रात का प्लान अच्छा था, परसों रविवार को आराम से सो लेती मैं। तारा, ज़्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, कल तेरा हाफ डे है तो तब आकर सुन लेना। मुझे ही पागल बना रही है। मौली हंस पड़ी। तारा उसकी गोद में सिर रख कर लेट गई। मौली, तुझे सब पता होता है ना? तारा, और नहीं तो क्या। अच्छा तुझे पता है, इस बार रावण से मैंने कांजीवरम की साड़ी मांगी है। कह रहा था कि तुम बहुत लालची हो,
तुमसे अच्छी तो मौली है, जो बेचारी कितनी भोली है। दोनों हंसने लगीं। मौली, तो ऋषभ को क्यों नहीं बता देती सच? तारा, बिल्कुल नहीं। मौली, यार तू कितनी केयरिंग है, ऋषभ को पता भी नहीं है, पर यह सब तू उसके लिए कर रही है, और यह सारी चीज़ें तो उसकी होने वाली बीवी के लिए हैं। तारा, हमारे ऋषभ की होगी अरेंज मैरिज, तो मैं पहली बॉल में ही सिक्सर मारने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ना ऋषभ का हैरान सा चेहरा देखना है जब मैं उसकी बीवी से कहूँगी कि यह सब ऋषभ उसके लिए इकट्ठा कर रहा था। यह सुनकर उसकी बीवी के सामने ऋषभ का पहला इम्प्रेशन ही बड़ा अच्छा जाएगा और ऋषभ के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। फिर वह हमारे रावण का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखेगी, उसे समझने की ज़्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि वैसे तो रावण रॉय के बस का कुछ है नहीं सिवाय गुस्से के। हम उसकी इस तरह मदद तो कर ही सकते हैं ना। मौली, और मान ले कि ऋषभ की लव मैरिज हुई और लड़की के दिल में पहले ही ऋषभ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, तो फिर क्या करेगी तू? तारा, पहले तो रावण के लिए किसी लड़की के दिल में कोई फीलिंग्स आएंगी ही नहीं। मैं यह नहीं कहती कि ऋषभ बुरा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से भी किसी लड़की ने उसे पसंद कर लिया ना, तो ये अपनी हरकतों से उसे भी डरा कर भगा देगा। लेकिन फिर भी मान ले कि अगर कोई ऐसी लड़की होती है तो यह सारा सामान हम उसे ना देकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि तब तो यह सब उसे देने की जरूरत ही नहीं है। मौली, वाह चापली, क्या दिमाग लगाया है। तारा, चल अब सो जा, वरना बैंक में सोएगी। दोनों दोस्त एक साथ ही सो गईं। अगली सुबह कबीर तैयार होकर बाहर आया तो देखा कि कुछ जवान इधर उधर परेशान से घूम रहे थे। वो अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कबीर ने एक और जय को तैयार देखा और वहीं पास में खड़े रावत जी को बुलाया। क्या बात है, आज ये कुछ लोग कैसे परेशान घूम रहे हैं और अभी तक तैयार भी नहीं हुए? रावत जी, पता नहीं सर, किसी के जूते गायब हैं तो किसी की गन, किसी किसी की तो यूनिफॉर्म ही गायब है। कबीर ने जय की ओर शक भरी नजरों से देखा और उसे अपने पास बुलाया। कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? जय, सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कबीर, हाँ, क्योंकि बिना कांड किए तुम्हें चैन जो नहीं पड़ता। जय, मेरा सीधा सा हिसाब है सर, सामने वाला मुझे जो भी देता है मैं उसे डबल कर वापस देता हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन कल इन परेशान आत्माओं ने जानबूझकर मुझे अंडा खिलाया, तो आज इन्हें भी इनकी भाषा में समझा दिया। कबीर, फटाफट सबका सामान वापस करो और मेरे साथ चलो। जय ने कबीर की बात मान सभी का सामान वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद कबीर, जय और रावत जी के साथ कुछ और जवानों को लेकर आसपास के इलाकों की सुरक्षा का मुआयना कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक और बैठे नौजवान पर पड़ी, जो बार बार नज़रें बचाकर उन्हें ही देख रहा था। शायद वो इन सोल्जर्स के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कबीर और जय आपस में बातें करते हुए उसकी ओर बढ़े कि वह घबराकर एक ओर भाग निकला। कबीर, जय और बाकी सारे सोल्जर्स उसके पीछे दौड़े। कबीर ने किसी को भी गोली चलाने से मना किया, क्योंकि वहां का माहौल इससे गर्मा सकता था। चंद लम्हों में वो लड़का एक बस्ती में जा घुसा और मदद के लिए शोर मचाने लगा। सोल्जर्स जब उसके पीछे बस्ती में घुसे तो उन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच सड़क पर खड़े कई कम उम्र के लड़के उन पर पत्थर बरसा रहे थे। एक पत्थर रावत जी के सर पर लगा। कबीर ना उन कम उम्र के लड़कों पर गोली चला सकता था और ना ही अपनी टीम की जान खतरे में डाल सकता था। उसने सोल्जर्स को फिलहाल पीछे हटने को बोला। कुछ वक्त बाद कबीर का ध्यान जय की ओर गया, जो उन लोगों के साथ नहीं था। कबीर ने जब सभी से जय के बारे में पूछा तो एक सोल्जर ने बताया कि जय तो उनके साथ इस बस्ती में घुसा ही नहीं था।